यही नेहरू जी ने किया, अर्थात धर्मनिरपेक्षता पर बल देकर, धर्म को बिल्कुल निजी विषय मानकर और संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता जैसी बातों के दुष्प्रभावों को समझते हुए इसको पूरी तरह से नकारा उन्होंने। और क्या किया उन्होंने? विकल्प के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल देकर समाज और देश दोनों के विकास के लिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जो निश्चित रूप से भारत के लिए काफ़ी लाभदायक रहा। आपको इस रूप में इसको बताना था। अगर आपने इसको बताया है इस तरह से तो ईश्वर आपका भला करे, नहीं तो बाकी आप समझें। अब आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है। पटना कलम। पटना कलम की विशेषता आपसे पूछा गया है। इसको बोलेंगे पटना कलम की क्या पूछा गया? विशेषता। और क्षमा कीजिएगा, इसमें बताने को कुछ भी नहीं है, अति साधारण प्रश्न। इसमें इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सब लोगों ने रटा होगा, क्योंकि जैसे ही 3 आर्ट के सब सिलेबस में क्या है, 3 टॉपिक्स हैं आर्ट्स के, उसमें से एक आया होता है, एक को छाट कर बाकी पाल आया हुआ था, तो आपने किया होगा मौर्य, आपने किया होगा पटना कलम। आपका पटना कलम सीधा लड़ गया। और पटना कलम में भी कुछ इधर ट्विस्ट, क्वेश्चन को ट्विस्ट नहीं किया गया है, सिर्फ इसकी विशेषताएं क्या है आपको बताना है। मैं क्या बताऊँ, आप सब ने रटा होगा, आप सब ने उसको लिखा होगा। अब किसने किस तरह से लिखा, सबके अपने प्रस्तुतिकरण का अपना तरीका है। पटना कलम का उद्भव पहले थोड़ा सा यह बताना है। पटना कलम के उद्भव का कारण, मतलब कैसे है एक स्वतंत्र आर्ट के रूप में फलीभूत हुआ, कैसे यह डेवलप हुआ पटना और शाहबाद के क्षेत्र में, यह बताना था। क्या यह मुगल आर्ट से प्रेरित था, प्रभाव था मुगल आर्ट का? क्या इस पर यूरोपियन पेंटिंग का प्रभाव था? यह इन बातों को भी थोड़ा बताते हुए फिर उसके बाद इसमें किन रंगों का प्रयोग हुआ है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को प्रश्रय दिया गया है, ये मतलब इसके लिए जो क्या क्या बनाने के लिए किस प्रकार के रंगों में किस किन वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। कहने का मतलब इन्हीं चीज़ों को बताना था। ये सारी विशेषता जो विषय वस्तु होती थी वह जनजीवन से जुड़ी होती थी या राजसी जीवन से, इन सब बातों को रेखांकित करना था। मतलब कहने का इसमें ऐसा कुछ खास है ही नहीं जो बताया जाए। किताबों में जो बातें हैं उनको रट कर सीधे जाकर लिखना था। आपने ऐसा जरूर किया होगा, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अब आइए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका बनता है, अच्छा अगला प्रश्न आपका था टिप्पणी। टिप्पणी भी आपका आसान था। छठे प्रश्न में आपका क्या था? टिप्पणी पढ़ा था गांधी और सत्याग्रह। शॉर्ट नोट्स था। दूसरा था जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका। और तीसरा था सुभाष चंद्र बोस और INA। आप लकी हैं, तीनों स्ट्रेट क्वेश्चंस थे, इसमें कहीं कोई ट्विस्ट नहीं था। जिसने भी सामान्य रूप से इतिहास की पढ़ाई की होगी, PT के लिए भी जिसने ढंग से पढ़ा होगा, वो बड़ी आसानी से लिख पाया होगा। सत्याग्रह गांधी जी का दर्शन था। आपको सत्याग्रह में गांधी जी के मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, यह सब नहीं लिखना था, बल्कि आपको गांधी दर्शन के अंतर्गत सत्याग्रह एक बहुत निश्चित रूप से उनका बेसिक फिलॉसफी है उनका, उस सत्याग्रह को बताना था कि सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह, अपने सत्य के लिए बार बार आग्रह करना। मैं सत्य का प्रतीक हूँ, ब्रिटिश शासन असत्य का प्रतीक है। तो क्यों असत्य का प्रतीक है? क्योंकि उसने हमें गुलाम बनाकर हमारे आत्मनिर्णय के अधिकार का हनन किया है। तो मैं अपने इस सत्य, अपनी इस बात को, अपनी इस मांग को कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, ताकि मेरा आत्मनिर्णय का अधिकार मुझे अपने वापस मिल जाए, क्योंकि यह मेरा मौलिक अधिकार है। इस बात के लिए मैं बार बार अंग्रेजों के समक्ष आग्रह करूंगा। अर्थात यह एक दर्शन था उनका कि विरोधी के समक्ष अपने सत्य के लिए बार बार आग्रह करना, क्योंकि वह असत्य का प्रतीक कर रहा है, मैं सत्य का प्रतीक हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो सत्य के लिए विरोधी के समक्ष बार बार आग्रह करना सत्याग्रह है।
यह आग्रह कैसा आग्रह है? यह विनम्र है, हिंसा से रहित है। अर्थात सत्याग्रह का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? एक अहिंसा। क्यों ऐसा? क्या इसके पीछे क्या लॉजिक क्या था? तो गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति बुरा नहीं है, उसकी सोच बुरी होती है। तो हमें व्यक्ति से घृणा नहीं करना, उसकी सोच से घृणा करना है। और अगर हम बार बार सत्य का आग्रह उसके समक्ष करेंगे तो निश्चित रूप से उसका हृदय परिवर्तन होगा, वो हमारी बात मान लेगा। तो कहने का मतलब सत्याग्रह जो गांधी जी का फिलॉसफी है वह कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक तरीका है, या एक उपकरण है, और एक तरीका, एक उपकरण, एक उपाय है। और इसके अंतर्गत सत्याग्रह, इस दर्शन के अंतर्गत उन्होंने, चाहे भूख हड़ताल हो, आपसे कहें प्रोसेशन निकालना हो, प्रदर्शन हो, धरना हो, असहयोग हो, सविनय अवज्ञा हो, इस तरह के उपकरण का उन्होंने उपयोग किया ताकि सत्याग्रह को अमल में लाया जा सके। और साथ साथ सत्याग्रह के अंतर्गत उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति में अगर वह सत्याग्रही बनना चाहता है तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए। क्या? कष्ट सहने की क्षमता, सत्य को मानने की क्षमता, सत्य पर अमल करने की क्षमता, और कष्ट सहने की क्षमता, और साथ साथ हिंसा न करने की प्रवृत्ति। अगर ये सारी खूबियां हैं तभी एक व्यक्ति सत्याग्रही बन सकता है। तो सबके लिए संभव नहीं था। सत्याग्रह क्या है? यह वीरों का हथियार है। कोई कायर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, एक संबल व्यक्ति ही इसको अपना सकता है। तो आपको यही बताना सत्याग्रह के बारे में, और साथ साथ आपको बताना था कि किस तरह गांधी जी ने अपने इस दर्शन को आधार बनाकर अपना गांधीवादी आंदोलन चलाया, और काफ़ी हद तक वो सफल रहे। बस यही बताना था सत्याग्रह में। जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, अति आसान क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आप जानते हैं 8 अगस्त को रिजोल्यूशन पास हुआ, 9 अगस्त को सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। जाहिर सी बात है बिहार में भी सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण और इनके कुछ साथियों ने हजारीबाग जेल से ये भाग खड़े हुए। और ये भाग कर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेपाल के जंगल में इन्होंने खुद को, इन लोगों ने छिपाया, और वहाँ से इन्होंने आज़ाद दस्ता एक संगठन बनाया जो गुरिल्ला पद्धति से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष का एक विचार लेकर चलती है। क्विट इंडिया मूवमेंट में चूंकि सारे लीडर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, तो जो लीडर बचे हुए द्वितीय पंक्ति के, या फिर जो लीडर गिरफ्तार किए गए, उसमें जयप्रकाश नारायण जैसे जो लीडर्स थे उन्होंने किसी तरह अंग्रेजों के चंगुल से खुद को बचाकर, और कैसे उन्होंने आज़ाद दस्ता का संगठन बनाकर और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे युवकों को प्रशिक्षित किया, और कैसे सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकार के दूसरे जो भी थे अंग, उन सबको नुकसान पहुंचाकर क्विट इंडिया मूवमेंट को बिहार में काफ़ी हद तक सफल बनाया। युवकों में नया जोश भरा, आंदोलन के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार में काफ़ी हद तक इसलिए सफल भी रहा। आपको इन्हीं बातों पर बल देना था। जयप्रकाश नारायण की भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका में आपको यही लिखना था। या बहुत आप जिन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को अच्छे से पढ़ा होगा, उन्होंने जयप्रकाश नारायण और आज़ाद दस्ता को निश्चित रूप से पढ़ा होगा। आपको यही इसी बात को लिखना था, कुछ खास नहीं था इसमें। सुभाष चंद्र बोस और INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, और उसको व्यवहारिक रूप भी दिया गया कैप्टन फ्यूजीवारा की सहायता से। बाद में किस प्रकार इन्होंने विचार करके 1943 में सुभाष चंद्र बोस को बुलावा भेजा और वो सिंगापुर पहुंचे, किस प्रकार इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दी गई, और उनके अंतर्गत पुनः इसका संगठन हुआ, और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वैसे कैदी जिसको जापान ने ब्रिटिश सेना के अंतर्गत भारतीय लोगों सेना को कैदी बना रखा था, उनको इसमें सेना के रूप में भर्ती करके, और कैसे सुभाष चंद्र बोस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, और किस प्रकार इसमें काफ़ी हद तक वो सफल रहे। लेकिन बाद में जापान पर अमेरिका की चढ़ाई के पश्चात इन्हें भी वहाँ से भागना पड़ा, और इसमें कई सैनिक भी गिरफ्तार हो गए इंडियन नेशनल आर्मी के। बाद में उन पर मुकदमा भी चलाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस को केंद्रित करते हुए INA के संगठन और उसके कार्य, उसमें डिफरेंट रेजिमेंट, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो नाम दिए गए गांधी, नेहरू आदि, लक्ष्मीबाई आदि रेजिमेंट, कैसे उसके अलग अलग 2 हेडक्वार्टर बनाए गए, किस प्रकार उन्होंने आगे की रणनीति तैयार की, कैसे उन्होंने
मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे उन्होंने लगाए और लोगों को संगठित किया। इन सब बातों को आपको बताना था शॉर्ट में, चूंकि ये शॉर्ट नोट्स है, 2 आपको लिखना था 200 वर्ड में, इतना आपने ज़रूर किया होगा, यही करना था। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की इसमें गुंजाइश नहीं थी। आई होप इस आपने ज़रूर अच्छा किया होगा। तो यही एनालिसिस है। अब अगले वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें वो क्वेश्चंस कैसे थे और उनका उत्तर क्या देना था।